Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video at this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series, I am going to deliver a short talk on Clostridium tetani, which develop tetanus disease in human beings. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की व्याख्यानमाला की इस श्रृंखला में क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के द्वारा होने वाले टिटनस रोग पे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और विशेषकर जो बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्जाम ओरिएंटेशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और याद करने की दृष्टि से काफ़ी ईजी है। तो इस व्याख्या के जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है, मुख्य जो बातें हैं, वो मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आपसे मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले परिचय। टिटनस इज ए लीथल डिजीज विच कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। टिटनस एक बहुत ही घातक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है। In 1889, Kita Sato isolate its pure and furnished evidences of its infection. तो सबसे पहले कीटा साटो नामक वैज्ञानिक ने 1889 में इस बैक्टीरिया के प्योर कल्चर को आइसोलेट किया, पृथक किया और महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किए इसके संक्रमण के बारे में। आर्थर निकोलेयर in 1884 discovered the Tiston bacteria which generates the toxin. 1884 में आर्थर निकोलेयर नामक वैज्ञानिक ने ऐसे टिटनस जीवाणुओं की खोज की, ऐसे टिटनस जीवाणु को डिस्कवर किया जो टॉक्सिन का उत्पादन करते थे। After this, its morphology. It is a gram positive bacteria. यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इट इज सिलिंड्रिकल, मेजरिंग 4.8 to 0.5 माइक्रोन। ये बेलनाकार जीवाणु है जिसकी लंबाई 4.8 से 0.5 माइक्रोन तक होती है। इट हैव द मेन एक्सिस, लेटरल सरफेस एंड स्फेरिकल एंड्स। इस जीवाणु में मुख्य अक्ष होती है, पार्श्व सतह होती है और इसके जो टर्मिनल एंड है वो गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन सिंगल और इन चेन फॉर्म। ये बैक्टीरिया अकेले अथवा श्रृंखला के रूप में उपस्थित होता है। देयर स्पोर्स आर स्फेरिकल एंड लुक्स लाइक ड्रम स्टिक रॉड। इसके बीजाणु गोलाकार होते हैं और दिखने में ये ड्रम बजाने की जो छड़ी होती है, ढोल बजाने की, उस छड़ी के जैसी इसकी रचना होती है। इस फिगर में आप देख रहे हो, ये जैसे लकड़ी का डंडा है और ये ढोल बजाने का आगे का जो पार्ट है फूला हुआ, तो ड्रम स्टिक की जैसी इसकी रचना होती है। शेप ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। इस बैक्टीरिया की जो आकृति है वो उसकी वृद्धि प्रावस्थाओं पर निर्भर करती है। यंग स्पोर्स आर ओवल शेप। इनके जो ताजा यंग जो बीजाणु है वो अंडाकार आकृति के होते हैं। कैप्सूल इज जनरली एब्सेंट। कैप्सूल सामान्यतः अनुपस्थित होता है। इट मूव्स बाय पेरिट्राइकस फ्लैजिला। ये पेरिट्राइकस कशाभिकाओं के द्वारा इसके अंदर मूवमेंट होती है। यंग स्ट्रेन्स आर ऑलवेज ग्राम पॉजिटिव। नवजात जो इसके प्रभेद है वो हमेशा ग्राम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन पुराने प्रभेद ग्राम नेगेटिव होते हैं। बट ओल्ड स्ट्रेन्स मे बी ग्राम नेगेटिव। इसके संवर्धन की जो मुख्य विशेषताएं हैं, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। This bacteria is obligate anaerobic type which can grow in oxygen, absence of oxygen. ये जीवाणु obligate अवायवीय प्रकार का है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वृद्धि कर सकता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 7.4 pH वैल्यू इज सुटेबल। इसके संवर्धन के लिए 37 डिग्री तापमान और 7 pH का मान एक आदर्श परास है, एक सूटेबल रेंज है। इन ब्लड एंड सीरम मीडियम
इट्स ग्रोथ कैन बी इंड्यूस्ड, रक्त के और सीरम के माध्यम में इसकी वृद्धि को प्रेरित भी किया जा सकता है। इन ह्यूमिड मीडियम कॉलोनी डिटेक्शन इज टिपिकल, लेकिन नम माध्यम में, आर्द्र माध्यम में इसकी कॉलोनी की पहचान करना थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। आफ्टर दिस बायोकेमिकल रिएक्शन दीज बैक्टीरिया आर प्रोटियोलाइटिक, ये जीवाणु प्रोटियोलाइटिक प्रकृति के होते हैं। दे नॉट प्रोड्यूस H2S गैस, इनके द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का उत्पादन नहीं होता है। नाइट्रेट इज नॉट रिड्यूस्ड, नाइट्रेट का अपचयन नहीं होता है। लिक्विफेक्शन ऑफ जिलेटिन इज वेरी लेस, जिलेटिन का तरलीकरण जो है लिक्विफेक्शन ये बहुत कम होता है। इफ न्यूट्रल रेड इज प्रेजेंट इन मीडियम, यदि माध्यम में न्यूट्रल रेड यदि प्रेजेंट हो, उस केस में जैसे स्लाइड में आप देख रहे हो, इंडोल पॉजिटिव, MRA and VP test negative, H2S not produced, nitrates are not reduced, gelatin liquefaction occurs. In different strains, heat resistance is variable. तो अलग अलग प्रभेदों में ऊष्मा के प्रति प्रतिरोधिता जो होती है ये परिवर्तनशील होती है, भिन्न प्रकार की होती है। Many strain destroyed after heating or boiling, अधिकांशतया प्रसेद संवर्धन को गर्म करने पर, उबालने पर नष्ट हो जाते हैं। इन ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 20 मिनट दे कैन डिस्ट्रॉय, ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 मिनट तक गर्म करने पर ये पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। इन सॉइल स्पोर्स कैन बी एक्टिव अप टू 8 ईयर्स, मिट्टी के अंदर इसके बीजाणु 80 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑल स्टेन्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो H2O2 के द्वारा इनके सभी प्रभेद जो है वो नष्ट हो जाते हैं। हाँ, इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट 10 स्टेन्स आर आइडेंटिफाइड, सीरोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर इसके 10 प्रभेद पहचाने गए हैं। दीज आर डेजिग्नेटेड बाई स्टेन फर्स्ट टू स्टेन 10, इन सभी प्रभेदों को रोमन लैंग्वेज है स्टेन फर्स्ट से स्टेन 10 तक निरूपित किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है। अमॉन्ग दीज 6 स्टेन्स आर फ्लैजिलासी, इन 6 प्रभेदों में, इन 10 प्रभेदों में 6 प्रभेद ऐसे हैं जिनमें कसाविकाई नहीं होती है, दे आर फ्लैजिलालेस। ऑल स्टेन प्रोड्यूसेस सिमिलर टॉक्सिन, सभी प्रभेदों में लगभग एक समान टॉक्सिन्स का उत्पादन होता है। These toxins can be neutralized by antitoxin, ये टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन के द्वारा उदासीनीकृत किए जा सकते हैं, न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं। टॉक्सिन्स, द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस 2 मेन टॉक्सिन, इस बैक्टीरिया के द्वारा 2 मुख्य टॉक्सिन का उत्पादन किया जाता है। एक तो है टेटनोलाइसिन और दूसरा है टेटनोस्पाज्मिन। टेटनोलाइसिन जो टॉक्सिन है, इट इज ए हेमोलाइसिन टॉक्सिक टाइप, तो ये रक्त का हेमोलाइसिस करने वाला टॉक्सिन है। और टेटनोस्पाज्मिन जो है ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। बोथ टॉक्सिन हैव डिफरेंट एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों टॉक्सिन में एंटीजेनिक लक्षण पाए जाते हैं, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है और इनका उत्पादन एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न होता है। पैथोजेनिसिटी या रोगजनकता, दीज बैक्टीरिया हैव लेस पेनिट्रेशन कैपेसिटी, इन जीवाणुओं में भेदन की क्षमता बहुत कम होती है। इन फेवरेबल कंडीशन दीज बैक्टीरिया जर्मिनेट एंड मल्टीप्लाइड, अनुकूल परिस्थिति होने पर इन बैक्टीरिया के अंदर अंकुरण भी हो सकता है, जर्मिनेशन भी हो सकता है और ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है। These toxins are absorbed by terminal ends of motor nerve and affect the central nervous system. ये टॉक्सिन चालक तंत्रिकाओं के अंतिम सिरों के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। These toxins are fixed by ganglioside. ये टॉक्सिन गैंग्लियोसाइड के द्वारा स्थिरीकृत हो जाते हैं, फिक्स हो सकता है। स्पाइनल इनहिबिशन अकर्स इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में मेरु रज्जु का जो अवमंदन है, स्पाइनल इनहिबिशन है, वो देखा जा सकता है।
the relaxation pathway of is blocked, so both antagonist muscles contract simultaneously and a type of spastic paralysis takes place. तो इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से क्या होगी कि जो एक दूसरे की जो अपोजिट मांसपेशियां हैं, एंटागोनिस्ट मसल्स हैं, उन दोनों में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। अदरवाइज तो क्या होगा, जितनी भी एंटागोनिस्ट मसल्स होती है उसमें यदि एक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो दूसरी मसल्स में रिलैक्सेशन होगा। पहली मसल्स में यदि रिलैक्सेशन हो रहा है तो दूसरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन टेटनस के अंदर क्या होगा, दोनों ही जो मांसपेशियां हैं दोनों के अंदर ही एक साथ इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड ए टाइप ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस टेक प्लेस। और एक प्रकार का स्पास्टिक पैरालिसिस जो है, टिटनस जो है, उसके लक्षण पैदा होने लग जाते हैं। इन इन्फेंट इट्स इन्फेक्शन अकर्स ड्यूरिंग सर्जरी। नवजात शिशुओं में शल्य चिकित्सा के दौरान इसके संक्रमण होने की संभावना रहती है। इन डायबिटिक पर्सन ड्रग एडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन इज मोर। तो डायबिटीज के जो रोगी है, जो नशे और ड्रग्स का सेवन करते हैं, ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, उन व्यक्तियों में संक्रमण की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। जनरल इन्फेक्शन अकर्स बाय पिन, स्वाइन और सोइल। इस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला जो सामान्य संक्रमण है, ये पिन के द्वारा हो सकता है, आल्पिन के द्वारा हो सकता है, स्वाइन के द्वारा हो सकता है, मिट्टी के द्वारा हो सकता है। लिस्ट नंबर दे डिस्ट्रॉय बाय आरबीसी। यदि इनकी संख्या कम हो उस केस में ये डब्ल्यूबीसी के द्वारा विखंडित किए जा सकते हैं। समटाइम्स देयर इंक्यूबेशन पीरियड इज वेरी लेस। तो कई बार इनका जो उद्भवन काल जो है ये बहुत ही कम होता है। हाँ, इस फिगर्स में आप देख रहे हो, द बैक मसल्स आर मोर पावरफुल थस क्रिएटिंग द आर्च बैकवर्ड। तो टिटनस के जब दौरे पड़ते हैं तो शरीर के अंदर इस तरह कन्वर्जन होता है, ऐंठन होता है और शरीर एकदम जकड़ जाता है। इसी तरह बेबी हैज नियोनेटल टिटनस विथ कंप्लीट रिजिडिटी। तो कई बार नवजात शिशु जो होते हैं उनके अंदर भी टिटनस जन्मजात है वो देखा जाता है। और इन छोटे बच्चों में इनकी जो टांगें होती है वो एक विशेष मोड़ लिए होती है, विशेष कर्वेचर लिए होती है। अब ये इसका डायग्नोसिस कैसे करें, निदान कैसे करें। स्लाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वाउंड। तो जहाँ पर टिटनस का घाव है वहाँ से स्मीयर लेके, सैंपल लेके इसकी स्लाइड बना जा सकती है, स्मीयर प्रिपरेशन किया जा सकता है। स्टैंड विथ प्रॉपर डाई। इन स्लाइड को प्रॉपर अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित करते हैं। प्रिपेयर कल्चर इन मीडियम, माध्यम में संवर्धन तैयार करते हैं। एंड आइडेंटिफाइड इन माइक्रोस्कोप, और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसकी हम पहचान करते हैं। प्रिवेंशन, बचाव के लिए वैक्सीनेशन फॉर टिटनस इन चाइल्डहुड। छोटे जो बच्चे हैं उनमें शिशु अवस्था में टीकाकरण है वो कर दिया जाना चाहिए। टॉक्साइड में भी यूज्ड फॉर बेनिफिशियल पर्पस। इनके जो टॉक्सिन है, टॉक्साइड है जो उत्पन्न होते हैं, इनको लाभकारी कार्यों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। ऑल्सो यूज एंटीटॉक्सिन्स। कई बार टॉक्सिन्स का हानिकारक प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीटॉक्सिन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट, ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीरम मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन द ब्लड। तो टिटनस का जो पेशेंट है उसमें किसी स्वस्थ आदमी का ब्लड सीरम है उसको इंजेक्ट किया जा सकता है। 2 लाख यूनिट सीरम मस्ट बी इंजेक्ट एज इंट्रामस्कुलर। 2 लाख सीरम की जो इकाई है, इंस्टीट्यूट है, इसको मांसपेशियों में इंट्रामस्कुलर तकनीकी के द्वारा दिया जाता है। इन इन्फेंट्स इंजेक्शन ऑफ डीपीटी। नवजात शिशु में डीपीटी के भी इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन है वो किए जाते हैं। एट द एज ऑफ 5 years एंटी टिटनस ट्राई ऑक्साइड बूस्टर इंजेक्शन मस्ट बी बेनिफिशियल। तो 5 वर्ष की आयु में एंटी टिटनस ट्राई ऑक्साइड का बूस्टर टीका जो होता है वो इनके लगा देना चाहिए। यूज ऑफ पेनिसिलिन इज आल्सो इफेक्टिव। तो कई बार पेनिसिलिन का उपयोग है वो भी इसके अंदर काफ़ी कामगार सिद्ध होता है, काफ़ी प्रभावी होता है। ये कुल मिला के अपना छोटा व्याख्यान क्लोस्ट्रीडियम टिपिनाई, एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड वीडियो। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से
हमारी कॉलेज की तरफ से और मेरी तरफ से मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।